तो चलिए कहां तक हुआ पढ़ाई? आज क्या होगा? रिप्रोडक्शन। अब है बडिंग, है ना? ये देख लिया, बडिंग भी थोड़ा देख लीजिए। यानी अभी चल रहा है रिप्रोडक्शन इन फंगस। रिप्रोडक्शन, कौन रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। ध्यान से देखिए, चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें कौन किंगडम? लास्ट किंगडम फंजाई। और फंजाई किंगडम में हम सब कुछ पढ़ाते पढ़ाते कि फंजाई कहां पाया जाता है, फंजाई का बॉडी कैसा होता है, उसके बॉडी को माइसेलियम कहते हैं। माइसेलियम क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइपी। हाइपी क्या? इट इज द फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ वन सेल और मोर देन वन सेल, वन और मोर देन वन सेल। रिप्रोडक्शन इन फंगस, रिप्रोडक्शन इन फंगस इट मे बी असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन कौन टाइप था? हमने बताया था फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और बाइंड डिफिजन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप हम चल चुके थे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा दिए। अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट कर लेता है और हर फ्रेगमेंट से माइटोसिस करके, डेवलपमेंट करके, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन फिनिश हो गया। और फिजन के बारे में कुछ बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ अगला चलना है आज। फिजन भी कहां पाया जाएगा? अगर फिजन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो फिजन कहां पाया जाएगा? ये भी पाया जाएगा ईस्ट में ही, ईस्ट में ही। लेकिन यहां पर जो फिजन का नियम होता है क्या कि एक सेल दो भाग में टूटता है। फिजन माने विखंडन, एक सेल दो सेल में टूटता है। यानी ईस्ट एक सेल का है, अपनी बॉडी को दो सेल में तोड़ लेगा। जैसे बैक्टीरिया क्या था? बैक्टीरिया में बच्चा कैसे पैदा होता है? असेक्सुअल, उसका नाम क्या था? बाइंडी फिजन। बाइंडी माने दो, फिजन माने विखंडन, अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लिया। जस्ट लाइक माइटोसिस, अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लिया। तो ईस्ट भी क्या करता है? अपनी बॉडी को, ये मान लो ये ईस्ट है, अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है? इक्वल दो भाग में नहीं टूटेगा, एक छोटा बनेगा तो बड़ा बनेगा। यह है बाइंडी फिजन। इसके बारे में कुछ नहीं करने का। तीसरा और आखिरी जो है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं, बडिंग क्या होता है। बडिंग क्या? देखो ये क्या है? ईस्ट है, ये ईस्ट है, यूनिसेलुलर है। ईस्ट क्या करता है? अपनी बॉडी पर एक उभार निकालता है। देखो इसको क्या कहते हैं? बड। क्या बोलते हैं इसको? क्या कहते हैं? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसके बॉडी पर, ईस्ट के बॉडी पर एक उभार निकला। उभार का मतलब क्या था? प्रोट्यूबरेंस, एक इतना बड़ा कुछ निकल गया, उसी को क्या बोलते हैं? बड। अब ये बड क्या होगा? ये भी आगे चल के क्या बनेगा? ईस्ट का बच्चा ही बनेगा। ये भी ऐसा ही ईस्ट बनेगा, ये भी एक सेल वाला ही बनेगा। लेकिन जो एक सेल वाले प्राणी होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियस। तो इसको तो न्यूक्लियस नहीं है, तो अब से इस न्यूक्लियस को चिंता सताने लगा कि आहा ये तो बनेगा, मेरा ही बच्चा बनेगा। लेकिन इसके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, इसलिए दौड़ के इसके पास जाता है। और दौड़ करके जाता है, देखो क्या करता है। तब तक ये काफी लंबा हो गया और ये न्यूक्लियस यहां आया और लंबा हो गया। ये न्यूक्लियस यहां इसके काफी करीब आता है। करीब आने के बाद पहले लंबा होता है, लंबा होने के बाद बीच में धंस जाता है, डमरू के आकार का बन जाता है। और डमरू के आकार का बनने के बाद बीचों बीच टूट जाता है। एक इसके अंदर चला गया, एक इसके अंदर। अब इसका चिंता समाप्त हो गया। चिंता यह था कि ये जो बड़ा हो रहा है, आखिर ये भी तो एक सेल का ही होगा। आप देखो, यस, इसके पास भी एक न्यूक्लियस चला गया, यस। और उसके बाद अब क्या होगा? ये देखो यहां पर क्या करेगा? ये यहां से डिटैच होके ये पेरेंट ईस्ट से डिटैच हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया पेरेंट ईस्ट, ये क्या हो गया? पेरेंट ईस्ट। और ये क्या हो गया? डॉटर ईस्ट। ये हो गया पेरेंट ईस्ट और ये क्या हो गया? डॉटर ईस्ट। इससे डिटैच होके, डिटैच का मतलब अलग हट गया, बस हो गया। ऐसे ही जब जब इसका मन करे कि हम बेबी बनाएंगे, जब जब इसका मन करे ईस्ट को कि हम भी एक छोटा सा बच्चा बनाएंगे, तो अपनी बॉडी पर क्या निकालेगा? एक बर्ड। क्या निकालेगा? धीरे धीरे बर्ड बड़ा होगा। जैसे बर्ड बड़ा होगा, ये दौड़ के जाएगा यहां पर। सबसे पहले इलोंगेट होगा, इलोंगेट होने के बाद बीच में धंस जाएगा, और धंस जाने के बाद एक पार्ट इसमें और एक पार्ट यहीं रह गया।
इसका मतलब वो तैयार हो गया, अब ये क्या होगा, टूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। कौन बात कर रहा है? ज्यादा हमको पगलाना मत, वरना इस पर हाथ रख सीधे बाहर निकाल देंगे। अभी कोई आदमी कुछ बोला था, बकर बकर किया था। ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। प्यार देखो, गुस्सा नहीं देखो मेरा, गर्दन पे यहां पे चढ़ जाएंगे सीधे हम। खामो खाम मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। आप फोन निकाले, फोन नहीं निकालना था। बात सब सुन ली, सब आदमी, मेरे क्लास में कोई आदमी फोन नहीं निकालिएगा। ये किसी को हिम्मत नहीं करना है। मेरे क्लास में कोई आदमी फोन पिकअप नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉल क्या आप कैसे समझे इमरजेंसी कॉल है? मेरा ये सवाल है। आपका मोबाइल बगल में था, आपने देखा तब ना कि मम्मी पापा डैडी कुछ लिखा हुआ था, आप देख कैसे लिए? इसका मतलब मोबाइल आपने बगल में रखा था। आपको मेरा कहना है कि मोबाइल वहां नहीं रखना है, वाइब्रेशन मोड में नहीं रखना है, साइलेंट मोड में रखना है, बैग में या पॉकेट में, जो तुझे पता भी नहीं चले किसी का फोन आया। जब पता ही नहीं चले तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या है इमरजेंसी, क्या कुछ पता नहीं। पढ़ाई से बढ़ के कोई इमरजेंसी नहीं, पढ़ाई समाप्त, क्लास निकलिए, बस अपना पॉकेट देखिए किसके किसका कॉल है, तुरंत फोन कीजिए। कोई कहेगा क्यों नहीं उठाया? बोले मैं अपन क्लास में था, अपन क्लास कर रहा था। क्लास वक्त सर बोलते मोबाइल क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। हम अभी देख रहे हैं, मैं क्लास से निकला, मैं क्या करूं? सिंपल सा जवाब है। और मैं क्लास करते रहता हूं तो बातचीत नहीं करने का। एक दिन गुस्सा दिखा देंगे तुम पर हम। मैं कुछ नहीं कहता हूं क्योंकि आप बिल्कुल अभी नए हो, धो देंगे यहीं पर। कोई लड़की क्लास में एंट्री करे, नो कमेंट एट ऑल। आप भी दही में सही मजो रखीजिएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज, आपके लिए भी मैं बोल देता हूं कि आप भी कुछ कुछ, मैं जो बोलता हूं आप उसको रिपीट मत कीजिए। मैं किसी को बोलता हूं तो मैं एज ए टीचर बोलता हूं, आपकी बातों को किसी को बुरा लग सकता है ना? वैसे आप भी जेन्युइन बात ही बोले, लेकिन आपको नहीं बोलना है, बच्चे लोग को नहीं बोलना है। जो ही बात बोलनी है मुझे बोलनी है ना? अब मैं बोल रहा हूं, अगर आप उस बात को रिपीट कीजिएगा तो वो बात वो भी सही है, लेकिन बोलेगा कि सर वही कौन बोलने वाला कौन होता है? ऐसा हो सकता है? बात है, हो सकता है अगर आप ही कोई बोल दे तो आप भी बोलिएगा ना सर वो बोलने वाला कौन होती है, तो ऐसा मामला उठे ही नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि जो मैं बोलूंगा उसको आप रिपीट मत कीजिए। मैं सब आदमी को समझा रहा हूं, थोड़ी सी क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए। तो मैं पढ़ा रहा हूं क्या चीज, कौन चैप्टर बोलो समझ में? पहला चैप्टर चल रहा है कि सेकंड चैप्टर? सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम पढ़ना है? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। मोनेरा हम पढ़ा दिए, प्रोटिस्टा भी अभी क्या चल रहा है, ये लास्ट किंगडम है। और ये फंजाई के बारे में जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि फंजाई का बॉडी कैसा होता है, कहां पाया जाता है, ये हेट्रोट्रोपिक होता है कि ऑटोट्रोपिक, सारी बातें हो चुकी है। आज पढ़ा रहा हूं, आज क्या मैं पिछले दिन ही शुरू कर दिया था कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार के रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन, बच्चा पैदा करना। फंजाई अपना बच्चा कैसे पैदा करता है? तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों से। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल का मतलब लैंगिक। सेक्सुअल में दो सेक्स पार्टनर चाहिए, मेल और फीमेल दो सेक्स पार्टनर चाहिए, वहां दो गैमिट का मिलन होगा, स्पर्म और ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, तब जाकर के बेबी बनेगा। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्स पार्टनर की आवश्यकता नहीं पड़ती, अकेला बॉडी से बच्चा बन जाता है। जैसे अभी अभी देख रहे हैं आपने, पहला देखा फ्रेगमेंटेशन, आपने कल क्या देखा? फ्रेगमेंटेशन, एक माइसिलियम था, एक फंगस था, माइसिलियम था, अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे करके हिलाया, इसके बॉडी के खंड खंड हो गए, 4-5 टुकड़ा टूट के गिर गया, वही हैफी ही था, उसको टुकड़ा कहते हैं। और हर टुकड़े में माइटोसिस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ढेर सारा बच्चा बन गया, जितने टुकड़े उतने बच्चे बन गए। क्या इसमें दो पेरेंट लगा? क्या इसमें दो गैमिट बना, स्पर्म ओवम? क्या दो गैमिट का मिलन हुआ? नहीं। क्या जायगोट बना? नहीं। ये सारी कहानी कहां होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब चलो,
आज जो बता रहा हूं ये फिजन एक ईस्ट है। फिजन और बडिंग, फिजन और बडिंग कहां मिलता है, किस प्रकार के फंगस में? जो फंगस यूनिसेलुलर होता है, और एक ही फंगस ऐसा है जो यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का होता है, उसका नाम क्या है? ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट। क्या है? एक सेल का होता है। और ईस्ट में क्या होगा? बाइनरी फिजन। और क्या होगा ईस्ट में? और बडिंग। अब देखो बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी, बाइनरी माने दो, फिजन माने विखंडन, एक सेल का दो भाग में विखंडित होना। जैसे अमीबा है, दो भाग में टूट गया, दो अमीबा बन गया। बैक्टीरिया है, अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लिया, दो बैक्टीरिया बन गया। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। यह एक तरह का क्या है? सेल डिवीजन। यह एक तरह का कोशिका विभाजन है जो दो भाग में टूट जाता है। ओके, तो यहां भी क्या होता है? उसी तरह यहां भी दो भाग में टूट जाएगा, ये दो ईस्ट बन जाएगा, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। लेकिन जनरली देखा गया कि बाइनरी फिजन जब ईस्ट में होता है तो एक ईस्ट बड़ा बन जाता है और एक ईस्ट छोटा बन जाता है। अब यहां चलिए बडिंग क्या है? बडिंग भी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, अलैंगिक प्रजनन का टाइप है। इसमें क्या होता है? एक पेरेंट ईस्ट होता है, पेरेंट ईस्ट, ये ओरिजिनल ईस्ट हुआ, और इस ईस्ट के बॉडी पर क्या आया? एक उभार, एक उभार निकल गया, उस उभार क्या बोलते हैं? बड। और इस बड का साइज बढ़ते गया, लेकिन तब तक में चिंता किसको सता दिया? इस न्यूक्लियस को यह चिंता सता दिया कि अब जो बड पर बड, जो बड आगे चल क्या बनेगा? ईस्ट का एक सेल बनेगा, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस होना चाहिए। ये दौड़ के यहां जाता है, अपने न्यूक्लियस पहले अपने आप को लंबा कर लिया, न्यूक्लियस अपने आप को लंबा कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? इलोंगेटिंग, इलोंगेटेड हो गया। लंबा होने के बाद क्या हुआ? बीच में धस गया, और धसने डमरू की तरह, और दो भाग में टूट गया, एक न्यूक्लियस इसको चला गया और एक ये रह गया। अब इसकी चिंता समाप्त हो गई। अब बोलता बेटा तुम लंबा होते जा, बड़ा होते जा, और एक दिन ऐसा आता है यहीं से टूट गया, डिटैच, और यहां चला आया। ये इसका नाम हो गया डाउटर ईस्ट, नया ईस्ट। और ये कौन था? पेरेंट ईस्ट। तो देखा, इसको कहते हैं बडिंग, इसको बोलते हैं बडिंग। तो ये था तीनों चीज क्या थी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, जहां पर कोई भी बस सिंगल पार्टनर से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। चलिए, तो लिखिएगा ईस्ट, दोनों पॉइंट लिखिए, उसके बाद चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। चलिए शुरुआत कीजिए आज का पॉइंट्स। आज का पॉइंट चलो ये भी लिख लो, अगर चाहते हो लिख दो। बाइनरी फिजन भी अगर तुम्हारे मन में हो रहा है कि सर बाइनरी फिजन भी लिखाई दीजिए, तो लिख लो। इट अकर्स इनटू द, इट अकर्स इनटू द यूनिसेलुलर फंगस। ये यूनिसेलुलर फंगस में होता है लाइक ईस्ट। इसका नाम क्या है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस होता है। इट अकर्स इनटू द यूनिसेलुलर फंगस लाइक ईस्ट, ये ईस्ट में होता है। और ईस्ट क्या करता है? ईस्ट डिवाइड्स इनटू टू डाउटर ईस्ट, दो डाउटर ईस्ट में टूट जाता है। और ये एक तरह का क्या है? एक तरह का सेल डिवीजन है, ये एक तरह का सेल डिवीजन है। ईस्ट डिवाइड्स इनटू टू डाउटर ईस्ट। बस हो गया, कुछ करना नहीं था। तीसरा है बडिंग। बडिंग ये भी कहां मिलेगा? ये मेथड भी, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is the type of asexual reproduction in which bud appears, bud appears, bud का मतलब क्या होता है? प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस का हिंदी क्या होता है? उभार। bud appears on the cell surface, सेल के सरफेस पर, सेल के सतह पर एक प्रोट्यूबरेंस आया, उभार आया, उसी उभार को क्या कहते हैं? बड कहते हैं। और धीरे धीरे बड का साइज बढ़ता जाएगा। एंड बड ग्रेजुअली
increases in size, increases in size, meanwhile माने इसी दरमियान क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट इस्ट का न्यूक्लियस अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ न्यूक्लियस का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस एंड डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई में टूट गया, वन न्यूक्लियस शिफ्ट, एक न्यूक्लियस कहां शिफ्ट कर जाता है, शिफ्ट्स इनटू बड, एक बड में चला गया, और अनदर जो है वो यहीं रह गया, अनदर इज प्रेजेंट विद इन पेरेंट ईस्ट, वो पेरेंट ईस्ट में ही रह गया। अब जो है हम लास्ट लाइन लिखेंगे कि एक दिन ऐसा टाइम आता है जब ये बड क्या होगा, डिटैच हो जाएगा और बन जाएगा डॉटर ईस्ट। टी लगा दो, टी लगा दो, टी छूट गया था। शिफ्ट्स इनटू बड एंड अनदर इज प्रेजेंट, और जो एक था वो पेरेंट ईस्ट में ही रह गया, एक न्यूक्लियस दो भाग में टूट गया, एक चला गया बड में और एक वहीं रह गया। और इस प्रकार से अब हम जो लिखेंगे अगला लाइन कि बड जो है डिटैच होकर के बच्चा बन गया, हो गया। लिखा गया बेटे? चलिए अब इसके लिखिए अगला लाइन, मैं जा रहा हूं अगले लाइन में, लिखिएगा नाउ। अब वो क्या करता है, जो बड है, नाउ बड डिटैचेस, वो डिटैच कर गया, डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी, डिटैच का मतलब अलग हो जाता है, एंड डेवलप इनटू, अलग होने के बाद और वो क्या बन जाता है, एंड डेवलप इनटू डॉटर ईस्ट, और वो एक डॉटर ईस्ट बन जाता है। डॉटर का मतलब नया, एक छोटा सा बच्चा, डॉटर ईस्ट एक नया ईस्ट बन गया। और इस प्रकार से जब जब उसको मन करे, जब जब कंडीशन अच्छा हो, भोजन की उपलब्धता हो, ईस्ट खुशी से झूम उठता है और ढेर सारे बच्चे पैदा कर देते हैं। कैसे? बडिंग करके, बडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द बडिंग। और इस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त हुआ। कहीं से कोई लोचा नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई टाइम नहीं, जब जी चाहा तब बच्चा किया। बाइंड डिफिजन करना चाहा, अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लिया। बडिंग से बच्चा करना चाहा, बडिंग बना लिया। फ्रेगमेंटेशन करना चाहा, बॉडी को फ्रेगमेंट कर लिया, और इस प्रकार से वो बच्चे पैदा कर ले। लेकिन अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और कैसे होता है वो देखो। फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, और ये 3 चरणों में पूरा होगा। लिखिएगा, इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप में पूरा होगा, ये 3 स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप का नाम है प्लाज्मोगेमी, सब समझा देता हूं अभी। प्लाज्मोगेमी। दूसरा स्टेप का नाम है कैरियोगेमी। तीसरा स्टेप का नाम है मियोसिस। 3 स्टेप में जाके पूरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब जाके इसमें बच्चे बनेंगे।
अच्छा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और टाइप था जो मिस कर गए, चलो अब इसके बाद ही बताएंगे। स्पोर फॉर्मेशन, ये मिस कर गए। स्पोर बना के भी बच्चा बनाता है, जो कि बहुत बढ़िया टाइप था और वही मिस कर गए। कोई बात नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लो, उसके बाद पढ़ा देंगे स्पोर से कैसे बच्चा बनाता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप छूट गया, स्पोर फॉर्मेशन, और एक बार बताए हुए भी थे बहुत पहले भी। सब जगह सेम ही होता है। तीन स्टेप में पूरा होता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। लड़की खड़ी हो, यू स्टैंड अप। क्या हुआ तुम्हें, बोलो तो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने चरणों में पूरा होगा, कौन कौन चरण में होगा? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियो। अच्छा ये बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कितना टाइप पढ़ाया, बोलो अभी तक कितना टाइप पढ़ाया, सोच के बोलो कितना टाइप पढ़ा दिए। एक था फ्रेगमेंटेशन, दूसरा कौन था? बाइनरी फिजन, दूसरा कौन था बेटे? और तीसरा बोलो क्या था? बडिंग। लेकिन एक और होता है जो हम मिस कर गए, जो इसके बाद पढ़ाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर बना करके वो बेबी को पैदा करेगा। और स्पोर बनाने में भी कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड़ा मेहनत है, मेल और फीमेल चाहिए, बहुत सारी बातें आगे होगी, इसीलिए वो उसको आगे करेंगे। और उसी के बारे में मैं बता भी रहा हूं, ये 3 स्टेप में पूरा होगा। बैठ जाओ। 3 स्टेप में क्या बेटे? वही हुआ ना, फ्रेगमेंटेशन में रीजनरेशन के कारण ही फ्रेगमेंटेशन होता है ना। रीजनरेशन क्या, वो खास करके मिलता है प्लेनेरिया में, वो यहाँ पर वर्ड नहीं ठीक होता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन के कारण जो बच्चे होता है उसको क्या बोलते हैं? रीजनरेशन, यानी अपने खोए हुए पार्ट को पूरा कर लेना। वो कहाँ मिलता है? प्लेनेरिया में। तो उसी कारण एक्चुअली होता भी है रीजनरेशन, अपने खोए हुए पार्ट को। अगर मान लो, 1 मिनट के लिए बताओ, मान लो तुमने बोला कि एक बहुत बड़ा, ये भी एक तरह का वही बात हुआ अगर सोचोगे दिमाग में तो। जैसे मान लो ये एक क्या हुआ, माइसीलियम, ठीक है? माइसीलियम का एक बॉडी टूट के आ गया यहाँ पर, तो मैं पूछा, अरे तू कहां से आया? बोला क्या कहूं, मेरे बॉडी का हर पार्ट खो चुका है, मैं यहां से अलग हो गया हूं। अगर सोचो, उल्टा सोचो तो, इसका एक पार्ट टूट के यहां आ गया, मैं बोला तेरा और पार्ट कहां है? तेरा और पार्ट कहां? बोला मेरा पार्ट सब पीछे रह गया। उसने क्या किया? माइटोसिस करके पूरा पार्ट को पूरा कर लिया। तो मिला जुला के अगर कहा जाए तो यहां भी वही हुआ, अपने इसके पास जितने पार्ट्स नहीं थे सब पार्ट्स बना लिया। लेकिन टू दी पॉइंट अगर कहा जाए, रीजनरेशन, री मने अगेन, जनरेशन मने बनाना, अपने खोए हुए पार्ट को पुनः बना लेना। तो ये पार्ट कहां मिलता है? प्लेनेरिया में। कहां मिलता है? ये है जो आपको पढ़ाए थे पहला चैप्टर में, ये प्लेनेरिया है। ये क्या करेगा? अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट में करेगा। तो मान लो 3 फ्रेगमेंट में तोड़ लिया, 3 फ्रेगमेंट में तोड़ लिया, 3 फ्रेगमेंट बना। अब तीनों फ्रेगमेंट में क्या होगा? माइटोसिस, माइटोसिस और माइटोसिस। और इसका कौन कौन पार्ट खो गया? इसका टेल और बॉडी खो गया, वो सब बना लिया। यानी रीजनरेशन के कारण अपने खोए हुए बॉडी पार्ट को रीजनरेट, पुनः जनरेट कर लिया, बना लिया। कैसे? माइटोसिस के द्वारा, और बन गया ऐसा एक छोटू सा प्लेनेरिया। ये भी क्या हुआ? ये भी एक फ्रेगमेंट है। इस फ्रेगमेंट ने क्या किया? अपने खोए पार्ट को, हेड और टेल को बना लिया बाय द माइटोसिस, और बना दिया एक छोटू सा प्लेनेरिया। और ये भी वैसे ही किया। तो मिला जुला के इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन। लेकिन फ्रेगमेंटेशन कब पूरा हुआ? फ्रेगमेंटेशन से बच्चे बनने का ख्वाब कब पूरा हुआ? अगर आज रीजनरेशन वाला पावर नहीं होता तो आज फ्रेगमेंटेशन भी पूरा नहीं होता। तो इसीलिए रीजनरेशन क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन का एक पार्ट हुआ रीजनरेशन। अगर रीजनरेशन नहीं हो तो फ्रेगमेंटेशन से शौक पूरा नहीं हो पाएगा, बच्चे पैदा नहीं कर पाए, खास करके कहां पर? प्लेनेरिया में। तो ये सब था। यहां पर क्या हुआ? बॉडी को फ्रेगमेंटेड कर लिया और हर फ्रेगमेंट में माइटोसिस हुआ। चीजों को सोचिए, रीजनरेशन पे क्यों लगे हुए हैं? रीजनरेशन क्या हुआ? वो भी एक पार्ट ही हुआ। क्या हुआ? रिप्रोडक्शन का। खोए हुए बॉडी पार्ट को बना लिया तो बच्चा बन गया। आज रीजनरेशन नहीं होता तो क्या प्लेनेरिया में 3 बच्चा बनता? तो एक तरफ इसका नाम रीजनरेशन भी है और एक तरफ इसका नाम क्या है? फ्रेगमेंटेशन भी है। तो लेकिन रियल वर्ड क्या है? फ्रेगमेंटेशन। इस विधि को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन फ्रेगमेंटेशन से बच्चा बनने का ख्वाब कब पूरा हुआ? तो इसके पास रीजनरेशन पावर था। रीजनरेशन, खोई हुई चीजों को। इसलिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, रीजनरेशन को भी लगता है अलग से कि रीजनरेशन भी क्या है? एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो एक टाइप को भी बनाते हैं, एक टाइप ये भी फ्रेगमेंटेशन लिख दिया, एक तरफ रीजनरेशन, है ना। चलो, ये उतना उसमें दिमाग, तुम बहुत ही से रीजनरेशन पीछे हाथ दुख पड़ी हुई देखे हुए। रीजनरेशन
रीजनरेशन। चलो आगे प्लाज्मोगेमी है और उसके बाद क्या है, कैरियोगेमी और मियोसिस। चलिए इसमें क्या होगा, अब ये चीज समझने के लिए अब हम चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही आदमी समझ पाएगा फंगस में जिस आदमी को 4 वर्ड आता है। एन जिस आदमी को 4 वर्ड नहीं आएगा उस आदमी को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं समझ में आएगा। इसलिए आज समझ लो, और पूरी बायोलॉजी को समझने के लिए 4 वर्ड चाहिए। थोड़ा सा हम बताए भी थे आप लोग को ये सब चीज। जिस आदमी को ये 4 वर्ड नहीं आ रहा है समझो बेकार है पढ़ना। सिर्फ यही अभी अभी ही नहीं, पूरी बायोलॉजी पढ़ना बेकार है। इसलिए आज 4 वर्ड सीख ही लो। 4 वर्ड क्या है, एन और 2n। मान लो एक सेल है, कोशिका है, और हर कोशिका का अपना क्या होता है, एक न्यूक्लियस। क्या होता है बेटे, और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, गार्जियन। पूरी सेल को कमांड कौन करता है, गार्जियन। और इसके अंदर अगर एक सेट क्रोमोसोम, एक जो मैं इसे लिखा एक, और एक का इंग्लिश क्या था, सिंगल, यानी 1। अगर सिंगल सेट क्रोमोसोम रहे, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। देखो यही क्रोमोसोम है, इसको गुणसूत्र कहते हैं। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, और आप लोग सुने हो कि डीएनए में क्या होता है, 2 डंटा। एक डंटा ये, A1 स्ट्रैंड ये, और सेकेंड स्ट्रैंड ये। और दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या होता है, बेस पेयरिंग। ये सब है बॉन्ड है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम है डीएनए। और ये जो डीएनए इसे लपेटा हुआ है, अगर मान लो ये एक रस्सी का डीएनए है और लिपटा हुआ, इस लिप्टन को खोलो, धीरे धीरे इस लपेटा को खोलोगे ऐसे करके, तो ये ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा ना। ये डीएनए एक डंटा, ये बन गया लैडर पैटर्न, सीढ़ी की तरह बन गया लैडर पैटर्न। फिर इसको क्या करो, मान लो ये रस्सी का सीढ़ी है, इसको फिर ऐसे ऐड दो, फिर कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो डीएनए रियली में ऐसा ही दिखता है। और इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोग बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि देखो डीएनए यही है, 2 डंटा 2 स्ट्रैंड, 1 स्ट्रैंड ये 1 स्ट्रैंड ये। आगे पढ़ाएंगे, इस स्ट्रैंड का नाम है 3 to 5 स्ट्रैंड, इसका नाम है 5 to 3 स्ट्रैंड, तो अलग बात। तो मैंने क्या बोला कि हर डीएनए में बातचीत नहीं, हर डीएनए में 2 डंटा होते हैं, और इसका नाम क्या है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। और हर क्रोमोसोम के अंदर एक एक डीएनए होता है। देखो एक एक डीएनए होता है, और डीएनए का हर टुकड़ा, डीएनए का हर पार्ट, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये सब जीन है। डीएनए का हर टुकड़ा, हर पार्ट। अब टुकड़ा करने को ये नहीं कि कैंची से काट दो, वो नहीं, हर पार्ट, हर टुकड़ा क्या है, एक उसका एक जीन है। इसलिए जीन क्या है, डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। इट इज द पीस ऑफ डीएनए, या इट इज द इच पार्ट ऑफ डीएनए, है ना। तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम के अंदर में क्या है, डीएनए, और डीएनए के पार्ट को क्या बोलते हैं, जीन। तो ये समझ गए कि क्रोमोसोम के अंदर जीन है, और ये क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यही पूरे सेल को गाइड करता है। पूरे सेल को गाइड कौन करता है, देखता कौन है, यही जीन। और जीन कहाँ, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम कहाँ, न्यूक्लियस में। इसीलिए न्यूक्लियस को कहा गया भाई सब कुछ सेल का आप ही है, सेल का बाप आप ही है, सेल का गार्जियन आप ही है। तो साथियों अभी मैं आपको क्या बोला कि अगर एक सेट क्रोमोसोम है तो इसको क्या कहते हैं, एन। क्या कहते हैं इसे, अगर किसी भी सेल के न्यूक्लियस में एक ही सेट क्रोमोसोम है उसे एन कहते हैं। अगर 2 सेट क्रोमोसोम है यानी n + n, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे और एक सेट हो तो क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे, अगर 3 सेट हो n + n + n तो क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड। क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड। और अगर 4 सेट हो तो क्या बोलेंगे, टेट्राप्लॉइड। अगर 5 हो तो पेंटाप्लॉइड, 6 हो तो हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, ऐसे। यानी हम लोग को मतलब है मिथ n और 2n से। जल्दी बोलो, अगर किसी भी सेल के न्यूक्लियस में, बातों को याद करने की कोशिश करो, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में अगर एक सेट क्रोमोसोम है, एक सेट गुणसूत्र है, तो हम ऐसे सेल को क्या नाम से पुकारेंगे, और उसी को हम क्या लिखेंगे, एन। क्या लिखेंगे। और अगर 2 सेट क्रोमोसोम हो न्यूक्लियस में तो क्या बोलेंगे, 2n। और 2n को किस नाम से पुकारेंगे, और 2n से ज्यादा हो, 3n, 4n, 5n, 6n, उसको एक साथ हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड। अब उसी में अब पॉलीप्लॉइड का अलग अलग नाम है, इसका नाम ट्रिप्लॉइड, इसका नाम टेट्राप्लॉइड, इसका नाम पेंटा, इसका नाम हेक्साप्लॉइड, इसका नाम ऐसे करके। तो चलिए मतलब हम लोग किससे है, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड और हैप्लॉइड और
आज के बाद जब भी मैं हैप्लॉइड और जब भी मैं डिप्लॉइड बोलूं तो आज आप लोग सीख लीजिए, आपके इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में, हर चैप्टर में इसका काम आएगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये हमेशा काम आएगा, ये भूलिएगा मत। खास करके आपका अभी वाला चैप्टर में और अगला चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम, उसमें तो हर पॉइंट पॉइंट पर खाली हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन गया, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया। इतनी बार बोलूंगा कि दिमाग पगला जाएगा। मैं बोलूंगी इसमें कि इसका लाइफ साइकिल क्या आता है, हैप्लॉन्टिक यानी हैप्लॉइड वाला बात। इसका लाइफ साइकिल कैसा है, डिप्लॉन्टिक। इसका लाइफ साइकिल कैसा है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। यार ये क्या है डिप्लो हैप्लो, तो कम से कम पहले समझ लो, डिप्लॉइड बने 2n और हैप्लॉइड बने n। इतनी बात सबको अकल में आ गई। अब आप समझिए मियोसिस और माइटोसिस, अगर ये बात समझ में आ गए तो हम आगे बढ़े। सर क्या बात, आगे बढ़िए ना सर, एक एक लाइन का था ही, सब याद हो गया हम लोग को। अब इसके बारे में, अब एक वर्ड होता है सेल डिवीजन। क्या वर्ड होता है, सीख लो बढ़िया से। सेल डिवीजन का हिंदी होता है कोशिका विभाजन। कोशिका अपने आप को तोड़ता है, सेल अपने आप को तोड़ता है अपनी बॉडी को। देखो सेल, ये सेल है, और दो प्रकार का सेल का टूटना होता है। मान लो कभी कभी सेल बेचारा कि मैं टूटूंगा और ये दो भाग में टूट गया, 1 और 2। देखो 1 और 2 ये गायब हो गया, तो टूट ही गया, तो अपराध नहीं, अब आ गया 2 सेल। तो अगर ऐसा टूट रहा है तो इसको कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक सेल अगर 2 सेल में टूट गया, 2 डॉटर सेल बन गया, तो इस प्रकार के टूटना को क्या कहते हैं। और अगर एक सेल टूट गया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 4 भाग में टूटता है, 1 2 3 4। अगर ये 4 भाग में टूट गया तो इस टूटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मियोसिस। अब अगली बात सुनो, अभी मैं अधूरा बात बोला हूं, आधी बात बताया हूं कि एक सेल अगर 2 में टूट जाए तो इस प्रकार के सेल डिवीजन को क्या कहते हैं। अगर एक सेल 4 सेल में टूट गया तो क्या कहते हैं। पहली बात इसको कभी भूलना मत ये। अब उसके बाद चलो, अब अगर मान लो जो सेल टूटा वो सेल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड। फिलहाल मान लेते हैं कि ये सेल जो टूट रहा है उसके न्यूक्लियस में कितने सेट क्रोमोसोम, यानी ये सेल क्या है, डिप्लॉइड। क्या है, अब बातें आपके मन में ये आया कि इस सेल के टूटने से जो 2 सेल बना वो सेल कैसा होगा, वो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड। तुम कहोगे सर इसमें 2n था तो 2 भाग में टूटेगा तो इसको n और इसको, इसका मतलब ये n और ये n बनेगा और n को हैप्लॉइड कहते हैं। तुम्हारे मन में तो ऐसा ही होता होगा, लेकिन ऐसा अगर ये 2n है तो इसको भी 2n और इसको भी 2n का हिस्सा मिला, यानी अगर ये डिप्लॉइड था तो ये भी डिप्लॉइड। अगर ये n होता तो ये भी nn, ये अगर 3n होता तो 3n, ये 4n होता, 5n होता। ओ माय गॉड, माइटोसिस में आपने क्या देखा कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का संख्या है वही डॉटर सेल में क्रोमोसोम का संख्या है, यानी इक्वल है। क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन, जो पेरेंट सेल में वही। तो इसीलिए हम लोग माइटोसिस को आज के बाद एक और नाम से पुकारेंगे, इक्वेशनल, इक्वल। कोई अंतर नहीं हुआ, इसका नाम पड़ गया इक्वेशनल डिवीजन। क्या किसी कोई डाउट। अब चलो यहां आता हूं मियोसिस में। अगर मियोसिस में क्रोमोसोम का संख्या अगर इस पेरेंट सेल के पास जो टूट रहा है अगर 2n है तो इससे जो बनेगा इसमें ठीक इसका आधा कर दो। आधा करो, कितना होगा, n। और अगर मान लो 2n नहीं बल्कि 4n होता तो इसका आधा करो, 2n। अगर 6n होता तो, 8n होता तो, यानी ठीक उसका आधा। यानी क्रोमोसोम का संख्या घट रहा है, यानी पेरेंट सेल की तुलना में डॉटर सेल में क्रोमोसोम का संख्या। खड़ा हो जाओ, तुम जो बालिश कर रहा है, खड़ा हो। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल टूटेगा तो कितना सेल बनेगा, बस हो गया ना। तुम क्या उससे बात कर रहा था तुम, इसी बात का हमको बुरा होता है, इसी बात का बुरा होता है हमको बार बार। तुम चुपचाप रहता भी, ये बात तुम क्यों बोला, आप क्यों बात नहीं
देख रहे हो, ये बताएगा सच्चाई। हमको सच्चाई से बहुत प्यार है। अभी तुम चुपचाप रहता, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों, तुमसे कुछ बोला कि नहीं कभी एक वर्ड? अरे बोलना, बस हो गया। तुम दोनों को बात करते मैंने देखा, खैर तुम बात नहीं किया, तुम जवाब कहां दे रहे हो? तुम जवाब, तुम बोलो मियोसिस होगा एक सेल में, तो एक सेल कितना सेल में टूटेगा? देखा, तुम बोलो एक सेल में अगर मियोसिस होगा तो कितना सेल बनेगा टूटने के बाद? 4 सेल बनेगा। आप दोनों बता ही नहीं रहे, क्योंकि एंड टाइम पर आपसे तुमसे टोक दिया। चाहे तुम कुछ भी पूछा हो, पढ़ने वाला ही बात पूछा हो, चाहे कोई इमरजेंसी बात पूछा हो, लेकिन डिस्टर्ब तो हो गया। वो बात तुम सुन तो नहीं पाया, अभी तुम जवाब तो नहीं दिया हमको। अगर तुम जवाब देता तो हम खामोखा हर बात को माफ कर देते। चलो कोई बात, तुम जवाब तो नहीं दे रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, इस कहानी का सारांश क्या हुआ? कहानी का सारांश ये हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों, क्लास में जब भी पढ़ते रहो, कितना भी थक जाओ, तुम्हारी नजर मेरे तरफ हो, तुम सो जाओ, इससे अच्छा मंजूर है। तुम किसी से बात मत करो। तुम्हारा तो गया वो लाइन, उसका भी लाइन चला गया, वो भी नहीं बोल पाया। अब बोलो तो तुम दोनों, जब भी एक सेल में मियोसिस नाम का होगा सेल डिवीजन, तो कितने सेल बनेंगे टूटने के बाद? 4। इस चारों सेल का नाम क्या होगा? डॉटर सेल। क्या बोलेंगे इसको? जो टूटता है उसको पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे उसको? ठीक है। आप सुनो एक बात और, यहां पर क्रोमोसोम का संख्या अगर 2n था तो इसमें घट जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, n n n n। लेकिन इसमें ऐसा, अगर यहां 2n था तो इसको भी 2n, इसको भी 2n, नहीं घटा, यहां इक्वल रहा। इसीलिए माइटोसिस में इक्वल ही रहा, तो माइटोसिस का नाम पड़ गया इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस का नाम हो गया रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम हो गया? रिडक्शन का हिंदी क्या होता है? घट जाना। क्या होता है? घट जाना, रिडक्शनल डिवीजन। सुना सब आदमी? मियोसिस का दूसरा नाम, रिडक्शन का हिंदी घट जाना। पेरेंट सेल की तुलना में डॉटर सेल में क्रोमोसोम का संख्या घट गया, तो नाम क्या हुआ? रिडक्शनल। और माइटोसिस में कोई घटना उठना नहीं, जितना वहां है उतना यहां है। सुना सब आदमी? अब मैं फिर खड़ा करूंगा किसी किसी को, चलो ध्यान से ना। अब मैं किसको खड़ा करूंगा आई डोंट नो। प्यारे, बातचीत नहीं करना, बातचीत करने से आपको घटा होगा और मेरे क्लास को भी घटा होगा। अब ध्यान दो, जितना आप अटेंटिव रहोगे उतना, क्योंकि ये आपको भले लगता है कि ये कुछ नहीं है, यही आपका संसार है, यही बायोलॉजी है। ये 4 वर्ड में पूरी बायो है, ये 4 वर्ड पूरी बायो है। जो ये 4 वर्ड नहीं सीखा बायो, उसका मैंने आधा खत्म है। जब मैं आपको टीचर होके ऐसा बात बोल रहा हूं कि 4 वर्ड ही बायो है, तो 4 वर्ड को सीख जाओ ना, 4 वर्ड को सीख जाओ ना, है ना? खड़ी हो साक्षी, यू स्टैंड अप प्लीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, मोटा मोटी बोलना, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं मोटा मोटी? कौन कौन? 2 भाग नहीं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक और एक। सुना सब आदमी? कितने प्रकार के होते हैं सेल डिवीजन? हो सकता है इसके जगह पर मैं किसी और को खड़ा करता, यही क्वेश्चन से पूछेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन? कौन कौन? माइटोसिस एंड, माइटोसिस में बोलो, अगर एक पेरेंट सेल टूटेंगे तो कितने सेल बनेगा? 2। दोनों सेल का नाम क्या होगा? डॉटर सेल। और जो टूटता है उसका नाम पेरेंट सेल। तो यहां पर कितने डॉटर सेल बनेंगे? दोनों डॉटर सेल में, तुम बोलो, दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का संख्या क्या होगा? यहां अगर 2n है तो यहां भी 2n, यहां भी 2n होगा, यानी इक्वल होगा। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? माइटोसिस दूसरा नाम। अब चलो, मियोसिस में अगर एक सेल टूटता है तो कितने डॉटर सेल बनेंगे? और यहां क्रोमोसोम संख्या अगर 4n है तो यहां पर कितना कितना होगा? बोलो। 2n 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 2n। अगर यहां होता 8n तो यानी उसके तुलना में यहां क्रोमोसोम संख्या घट गया, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्योंकि रिडक्शन का हिंदी क्या होता है? घट जाना। आया समझ सबको? चलो बैठ जाओ। तो ये 4 वर्ड आप सीख लिए। अब आपको हम एक चीज और सिखाते हैं जो कल आपको सिखा किए गए थे कि अगर कोई पेरेंट सेल है और उसमें मान लो 3n है, या मान लो n है, या मान लो 5n है, या मान लो 7n है, या मान लो 9n है, या कुछ भी 11। जरा गौर से देखो, ये ऑड संख्या वाला है कि इवन संख्या वाला है? सम संख्या की विषम संख्या वाला है? ये विषम संख्या वाला है, यानी ऑड नंबर वाला है, तो इसमें जोड़ी नहीं है।
4 होता तो जोड़ी होती, 2 होता तो जोड़ी होती, 6 होता तो जोड़ी, 5 है। जहां जोड़ी ना हो वहां पर मियोसिस होता ही नहीं है। अगर हम पूछते कि बउआ रे एकरा में 3N6 मियोसिस भेले आ 4टा सेल बनले, तहन ये बताबू कि एकरा में कते तुमको ओ एकरा आधा करबाक छे, तहन 1.5 N अहाँ सब बचती है। आप यही बोलते 1.5 N। अगर हम इसमें पूछते 5N तो बोलते अच्छा उसका आधा कर दो, अढ़ाई 7 3.5 लेकिन ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहां जोड़ी ना हो वहां पर मियोसिस, जहां जोड़ी ना हो वहां मियोसिस। लेकिन माइटोसिस में क्या देखा, चाहे N हो, चाहे 3N हो, चाहे 2N हो, चाहे 4N हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 कुछ भी हो वो 2 भाग में टूटेगा ही। और जितना अगर यहाँ N है तो N, 2N है तो 2N, 3N है तो 3N, 4N है तो 4N पर इक्वल। इसमें ऑड और इवन से मतलब, इतनी बात अगर दिमाग में बैठ गया तो बहुत बड़ी बात है। अब चलो, अगर मान लो किसी ने कहा कि ये 2N सेल है, 2N का मतलब डिप्लॉयड की हैप्लॉयड। दुनिया में मैक्सिमम प्राणी क्या है, डिप्लॉयड। जैसे मान लो मनुष्य, अब बात करो ये क्या मनुष्य क्या है, ये मनुष्य का फोटो है, ये मनुष्य का फोटो है। और इसके बॉडी क्या होते हैं, डिप्लॉयड। इसके बॉडी क्या होते हैं, तो डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ, जब एक सेल में क्या हो, क्रोमोजोम जोड़ी में हो, क्रोमोजोम जोड़ी में से डिप्लॉयड कहते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने बोला कि मनुष्य डिप्लॉयड है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मनुष्य डिप्लॉयड है इसका मीनिंग हुआ कि सर से लेकर पांव तक जितना भी कोशिका है ना, हर कोशिका में 2N, 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 2N। ऐसे समझ में। अगर मैंने बोलना कि फलनमा क्या है, हैप्लॉयड, मैंने बोला फलनमा, तो फलनमा के बॉडी में जितने भी सेल हैं सब क्या होगा, हैप्लॉयड, 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 यानी N N N N। मैंने बोला कि फलनमा क्या है, ट्रिप्लॉयड, उसके बॉडी के हर सेल में क्या होगा, 3N, 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 3N। आ रहा समझ में। तो प्यारे ये सब वर्ड याद रखना। और दुनिया में हमेशा एक वर्ड याद रखना कि दुनिया में कोई भी गैमिट हो, गैमिट मतलब क्या है, स्पर्म और ओवम, सुना है ना, एक मेल गैमिट और एक गैमिट्स हमेशा क्या होता है, हैप्लॉयड। ये 2 बात। और जायगोट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड। जायगोट क्या होता है, और एक बात और याद करो, स्पोर भी जनरली क्या होते हैं, हैप्लॉयड। ये 3 बात जो आदमी याद रख लिया, 4 बात उधर, एन यानी हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, मियोसिस, माइटोसिस, और उसके अलावा एग्जांपल में कि गैमिट क्या होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉयड। गैमिट क्या होते हैं, यानी इसका मतलब है गैमिट एक सेल का होता है और गैमिट के न्यूक्लियस में कितने सेट क्रोमोसोम। अगर जायगोट की बात करूं, जो स्पर्म और ओवम के मिलने से जायगोट बनता है, जायगोट एक सेल का होता है, उसमें कितने सेट क्रोमोसोम, 2 सेट, यानी 2N डिप्लॉयड। और अगर स्पोर की बात करें, स्पोर जो कि स्पोर बनता है, स्पोर भी एक सेल का होता है ना, स्पोर एक सेल का होता है, उसके चारों तरफ दीवार होता है, और स्पोर के न्यूक्लियस में कितने सेट क्रोमोसोम, कितने सेट। तो स्पोर्स आर हैप्लॉयड, गैमिट्स आर हैप्लॉयड, बट जायगोट्स आर। ये 3 वर्ड उस पर जोड़ दो। इतनी बात जिसको आ गया, समझो कि पूरी बायो को जो है तहस नहस करके रख देगा, तहस नहस के। अगर आपसे बोला कि कोई डिप्लॉयड है और मुझे हैप्लॉयड सेल बनाना है, तो तुम किसको याद, ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन क्या बोला, मेरे पास डिप्लॉयड सेल है और मुझे बनाना क्या है, हैप्लॉयड सेल। तो आपन को क्या करना पड़ेगा, तुम किसको याद करोगे, मियोसिस को याद करोगे कि माइटोसिस, जल्दी बोलो, तुम मियोसिस को याद करोगे कि माइटोसिस को। तुमको 2N से क्या बनाना था, N N N। अगर मान लो आपको N से N बनाना है तो किसको याद करोगे, माइटोसिस। सेम 2N से 2N बनाना है तो माइटोसिस, 3N से 3N बनाना है, माइटोसिस। सेम में किसको याद करोगे, और हाफ करना तो याद करोगे। बस इतनी बात याद कर लो, फिर देखो मजा। और जितनी बात मैं अभी सिखाया हूं, जो बंदा इतनी बात नहीं सीखा, समझो ये नहीं समझेगा। कौन, कि फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण का नाम है प्लाज्मोगेमी, दूसरा का नाम है कैरियोगेमी, और तीसरा का नाम है मियोसिस। पहला का नाम है प्लाज्मोगेमी, दूसरा का नाम है कैरियोगेमी, और तीसरा का नाम है। अगर इतनी बात नहीं आता तो ये बात पक्की है, जो मैं अभी सिखाया हूं ये बात तुम नहीं समझोगे। और एक बात याद रखना कि जो दुनिया में डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड का बच्चा डिप्लॉयड होता है, और हैप्लॉयड का बच्चा, जैसे हमारे माँ बाबूजी, हमारे दादा दादी और जितने दादा परदादी जो भी थे, सभी क्या थे, डिप्लॉयड। सबके बॉडी में 2 सेट क्रोमोसोम था, और 2 सेट का मान कितना है मनुष्य में, आप लोगों को पता है ना। मनुष्य के प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम,
ह्यूमन बींग्स के प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोजोम? 46, यानी 2n का मान कितना है हम लोग में? तो पहले भी दादा परदादा नानी परनानी सबको भी सबके बॉडी के सेल में 2n था, 46 मान था, और आज उसके पोते नाती जो भी बाल बच्चे सब में 2n है। ओ माय गॉड, ये मेंटेन है। यानी डिप्लॉयड का बच्चा डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का बच्चा। आप चलो हैप्लॉयड किसको बोलते हैं? आप ध्यान रखोगे जिस दिन हम फंगस शुरू किए थे मतलब कल, तो फंगस में क्या लिखा था? गौर करो, फंगस का बॉडी हैप्लॉयड होता है। गौर करो हमने क्या लिखा? फंगस का बॉडी, और हैप्लॉयड का मतलब क्या? एन। यानी फंगस में जितना भी सेल है, मान लो ये हाइफी है, इस हाइफी में कितना सेल है? 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। यानी इसके न्यूक्लियस में क्या हो? 1n होगा, n होगा, n होगा। चाहे अब n का मान जो भी हो, हर जैसे मान लो कि सब में n का, हम लोगों में n का मान कितना? जल्दी बोलो। मनुष्य में n का मान 46/2 होगा। क्या होगा? जल्दी बोलो। 23। अरे 2n का मान 46, तो n का मान कितना? 2n का मान 46, तो n का मान 23। तो मनुष्य में n का मान 23 हुआ, लेकिन हर जगह n का मान बदलता है। जैसे मान लो गेहूं में n का मान 21 होता है, प्याज में गेहूं का n का मान होता है 8, यानी 2n का मान 16। जैसे मान लो राइस में n का मान 12, यानी 2n का मान, चूंकि राइस सब डिप्लॉयड होता है सब। मक्का में चलो इसमें एप्पल सेब में क्या होता है? 2n का मान 34, तो n का मान, अरे बोल 17। तितली जो उड़ती है, तितली में 2n का मान 380। तितली के बॉडी के प्रत्येक सेल में उसमें 380 क्रोमोसोम होता है, वो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब 2n है, यानी 2n का मान 380 है, तो n का मान आ रहा है। तो इस प्रकार से सब में, जैसे मान लो ये मटर के पौधा को क्या बोलते हैं? गार्डन पी। और गार्डन पी के प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम संख्या कितना होता है? 14, और 2n का मान 14 है, तो n का मान कितना? 7। सर आप बार बार 2n क्यों कर देते? राइस में माने आप हर चीज में, राइस हो, एप्पल हो, ऑनियन हो, कुछ भी हो, इंसान हो, गाय हो, बैल हो, बकरी हो, सब में आप कहते हैं 2n बराबर इतना, 2n बराबर इतना। तितली में 2n बराबर 380। आप 2n क्यों बोलते हो? इसीलिए बोल रहा हूं कि दुनिया में जितने भी प्राणी है, लगभग सभी प्राणी क्या है? डिप्लॉयड। क्या है? और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? उसके बॉडी का हर सेल डिप्लॉयड है, सिर्फ गैमेट को। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन कोई पूछेगा, हम लोग के बॉडी में, ये आज का इंपॉर्टेंट क्लास था, लीजिएगा, इंसान के बॉडी में, पूरे बॉडी में क्या होगा? सारा सेल डिप्लॉयड। क्या इंसान के बॉडी में कोई ऐसा भी सेल है जो हैप्लॉयड है? कैन एनीबडी गेस? यस वेरी गुड। सिर्फ स्पर्म ही क्या, और औरतों में ओवम भी। ये बहुत अच्छा आंसर दिया। क्या इंसान के बॉडी में सर से लेकर पांव तक क्या सभी सेल डिप्लॉयड ही है? नहीं सर, मानते हैं कि सभी सेल डिप्लॉयड है, लेकिन अगर कोई मर्द है, मैच्योर मर्द है, तो मर्द में जो झोली होता है, उसपे जो खोली है ना, ये झोली खोली जो को, जो गोली है, इस गोली का नाम क्या है? टेस्टिस। क्या नाम है? और यहीं पर क्या बनता है? स्पर्म। क्या बनता है? और स्पर्म क्या है? मेल गैमिट। और गैमिट होगा, इसका मतलब गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। गैमिट्स आर ऑलवेज, यानी इस मर्द के बॉडी में जो स्पर्म है, वो उस स्पर्म में n होगा, और n का मान कितना होगा? 23। मनुष्य में चूंकि 2n का मान 46 है, तो मनुष्य के गैमिट में 23। अगर कोई ये औरत होती, तो यहाँ क्या होता? ओवरी। और ओवरी में क्या बनता? ओवम। ओवम क्या है? अंडाणु, यानी फीमेल गैमिट। अंडाणु में भी क्या होता है? n, चूंकि गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, और अगर उसमें 23 क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि मनुष्य के बॉडी में वह कौन सेल है जो हैप्लॉयड है? आंसर बोलोगे गैमेट्स। क्या बोलोगे? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और बाकी सर से पांव तक, चाहे कान से निकालो, ओठ से निकालो, जीभ से निकालो, लीवर से निकालो, कहीं से, हड्डी से निकालो, ब्लड से निकालो, कहीं से भी कोई सेल निकाल लो, उस सेल के न्यूक्लियस में 2 सेट, 2n 46। सिर्फ स्पर्म में कितना होगा? 23, यानी n। तो याद रखना हमेशा लाइफ में। अब जैसे मान लो किसी स्त्री और पुरुष में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो पुरुष से क्या गया? स्पर्म। नारी से क्या आया? ओवम। ओवम क्या है? n। हमने पहले बोल दिया ओवम क्या होगा? स्पर्म क्या होगा? दोनों मिला, दोनों सट गया, क्या हुआ? फर्टी, यानी निषेचन हुआ, दोनों सट गया, क्या बन गया? जायगोट। क्या बन गया? तो इसका n दोनों n आ गया, 2n क्या होगा? 2n। तो किसी का भी 2n हो, किसी का भी हो, चाहे फंगस में पर हो, चाहे बिल्ली में पर हो, कहीं भी पर हो, अगर जायगोट बन रहा है, स्पर्म और ओवम के मिलने से, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जायगोट बन रहा है, तो जायगोट में क्या होगा? 2n। यानी जायगोट, हाँ भले 2n का मान जो भी हो, इंसान में 2n का मान 46, में कहीं 2n का मान कुछ होगा, लेकिन क्या होगा? ऑलवेज डिप्लॉयड। जायगोट्स आर ऑलवेज, बोलिए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफियो ग्लोसम में होता है 1260। बैठ जाओ।
ऑफियोक्रोम में 1260 होता है। ये एट रैंडम है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। तितली का बॉडी कितना छोटा है, तितली की बॉडी का हम लोग की तुलना में तितली का बॉडी कितना छोटा है, और वहां क्रोमोसोम की संख्या बहुत ज्यादा है। ये एट रैंडम है। ऑफियोग्लोसम एक ट्री है, ऑफियोग्लोसम एक पेड़ है, उसमें क्या होता है एक सेल में 1260, जो कितना है हम लोग। और तो इस प्रकार से ये कुछ कहना मुश्किल है कि किसमें कितना होगा, एट रैंडम है। बस इसको स्टडी की गई, देखा गया कि इसमें इतने क्रोमोसोम, इसमें इतने क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम दिया उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं, है ना। क्योंकि अभी इसका कोई कोरिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि भाई उसका बॉडी बहुत छोटा है, बट इतना। तो चलिए, तो इस प्रकार से आज आपने क्या क्या सीखा, मियोसिस, माइटोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, और कैसे कैसे पूरे, और स्पोर्स, कौन हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट्स आर ऑलवेज, जाइगोट्स आर ऑलवेज, कोई हैप्लॉइड बोल दिया है, जाइगोट का हैप्लॉइड बोल दिया। देखो भाई बहुत गंदा काम किया है। दो गैमिट के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है भाई, मेरे याद कर लो ना, याद कर लो ना। दो गैमिट के सटने से क्या बनता है, जाइगोट। तो एन और एन सट गया, क्या बन गया, 2n। सो जाइगोट्स आर ऑलवेज, जाइगोट्स आर ऑलवेज, जाइगोट्स आर ऑलवेज। डिप्लॉइड कहे तो 2n, डिप्लॉइड कहे तो, और गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और स्पोर्स आर लगभग क्या होता है, वो भी हैप्लॉइड। स्पोर, गैमिट, हैप्लॉइड, एन और जाइगोट क्या होते हैं, 2n। ये याद रखो, कल हम ये सारा पॉइंट सिखाएंगे। ये जितना भी पॉइंट्स मैं अभी बोला हूं वो आपके कॉपी पर होना चाहिए ना, फिर आपको मन करे पढ़ने का, फिर कैसे पढ़िएगा। और उसके बाद हम फिर इस पर आ जाएंगे, ये क्या होता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और क्योंकि तब मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। चीजों बायोलॉजी है, चीजों को समझनी होगी अंदर से। ठीक, थैंक यू वेरी मच।